press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेनगुप्ता क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है ये एग्रीगेट सप्लाई के बारे में है। इसके पहले जो दिए थे वो एग्रीगेट डिमांड था और आज का जो वीडियो है ये एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? ये पूरे देश के किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में, कोई इकोनॉमी में जितना भी प्रोड्यूसर है, जितना भी उत्पादक जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है एक साल में, उसका कुल जो टोटल सप्लाई है उसी को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि देश के सभी कंज्यूमर द्वारा, देश के सभी नागरिकों द्वारा जो सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो हम लोग कुल मांग करते हैं उसको कुल मांग कहा जाता है, जो एक वर्ष में करते हैं। और इसी तरह कुल पूर्ति क्या है? देश के सभी उत्पादकों द्वारा जो सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो सप्लाई किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसका दो डिफिनीशन लिख दिए, एक इंग्लिश में, डिफिनीशन तो एक ही है, एक इंग्लिश में लिख दिया और एक हिंदी में लिख दिए। क्या लिखे हैं? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम बता रहे थे कि कुल वस्तुओं और सेवाओं का या वैल्यू एडेड। देखिए नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड भी है जो अभी हम बताए नहीं है, नेशनल इनकम चैप्टर में बताएंगे इसको डिटेल से। अभी बताए थे कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है उसका जो वैल्यू होता है, जो उसका मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। यहाँ यही बताया गया है, देखिए कि AS refers to the flow of goods and services or value added or income generated in the economy in an accounting year। एक साल में जो हम लोग कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को AS या राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। देखिए हिंदी में भी लिख दिया है। कुल पूर्ति का क्या मतलब है? किसी निश्चित समय में जिसको वन अकाउंटिंग ईयर माना गया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में, यहाँ दे दिया गया है एक वर्ष की अवधि, ठीक है, उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, ठीक है, टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य से है, यानी कि मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 ईयर। ठीक है, जो एक साल में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय भी, इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है और इसे कुल पूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बता चुके हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कुल पूर्ति को? It is estimated as sum total of the consumption and saving। ठीक है, देखिए AS इक्वल्स टू C प्लस S। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? AD इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, और ये क्या है? AS इक्वल्स टू C प्लस S। कुल मांग कैसे निकालते हैं? या तो उपभोग की वस्तुओं पे खर्च करते हैं या पूंजीगत वस्तुओं के इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करते हैं। इस तरह हम लोग कुल मांग निकालते हैं। और एस कैसे निकालते हैं? या तो कंजप्शन होता है या सेविंग होता है। ठीक है, दोनों को जब मिलाते हैं तो एस निकल जाता है। और एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है वो कब तक प्रोडक्शन करता है? जब तक उसके प्रोड्यूस से, जो उसका प्रोडक्शन है, उस वस्तु से जो उसको आय प्राप्त होता है बेचने का, वो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर ना हो। अगर हम वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको मार्केट में बेचा, उससे जो उसको इनकम प्राप्त हुआ, अगर उसका लागत ही नहीं निकलेगा, अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं निकलेगा,
तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन को बंद कर देगा, उसको तो नुकसान होने लगेगा। तो हमेशा प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उससे उसको उतनी आय की प्राप्ति हो सके जिससे उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल जाए, और जब तक उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकलते रहेगा वो प्रोडक्शन करेगा। अगर उससे कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, हाँ ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्शन करेगा और एक्स्ट्रा का सेविंग करेगा। देखिए इसके बाद इसको एक हम शेड्यूल बना देंगे और इसका ग्राफ बना देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, वो भी बताएंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। आइए एक हम लोग सप्लाई का शेड्यूल बना लेते हैं। AS लिख रहे हैं, शेड्यूल, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इनकम लेंगे और कंजप्शन लेंगे, सेविंग लेंगे और AS लेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं Y क्या है, Y मेरा इनकम लेवल है, इनकम है, ठीक है। ये कंजप्शन है, सेविंग है, और ये एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए सॉरी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 तक ले रहे हैं, ठीक है। देखिए और कंजप्शन कैसे लेंगे हम लोग, 40, ठीक है, 60, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। देखिए ये इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये करोड़ में है, और ये कंजप्शन है, ये भी करोड़ में है, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। पिछले वीडियो में भी जब हम लिए थे तो आप लोगों को बताए थे कि इनकम की तुलना में रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम जो होता है वो एक समय के बाद रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम कम होता है, कंजप्शन ज़्यादा होता है। हम लोग के पास इनकम हो ना हो लेकिन सर्वाइवल के लिए हम लोग को कुछ खर्च करना ही पड़ता है, इसलिए रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम या इनकम अगर जीरो भी हो तो हम लोग का एक्सपेंस होता है। रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन कंजप्शन होता है, फिर बाद में ये दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ देखिए 80 और 80 हो गया, इसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन। ये पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। और अब यहाँ से सेविंग निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सेविंग क्या है कि जब हम लोगों का कंजप्शन और इनकम बराबर होता है, यहाँ आकर के सेविंग 0 हो जाता है। अब इसके ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, -10, -20, -30, -40, और यहाँ हो जाएगा आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब हम क्या बताए हैं, AS इक्वल्स टू क्या होता है, C+S। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, 40 - 40, देखिए प्लस का साइन है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए देख लीजिए एक बार हम बता दे रहे हैं। जब C+S करेंगे तो 40 + -40 ऐसे आएगा, ठीक है। इसी तरह आते जाएगा तो ये माइनस 0 हो जाएगा यहाँ,
और ये क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 30 20, 60 माइनस 20 40, ये प्लस माइनस माइनस करके बता रहा है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ हो गया आपका 80, अब यहाँ से तो माइनस कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका प्लस है, अब तो माइनस नहीं है, देखिए सी प्लस एस करेंगे, अब माइनस का साइन खत्म हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर बता दे रहा है, देखिए सी प्लस एस होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 90 प्लस 10, ठीक है। ये देखिए समझने के लिए सिर्फ बता रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 100 प्लस करते जाना है, 120, 140, 160, 180 और 200। देखिए चार्ट से आपको, इस टेबल से क्या लग रहा है देखने से कि इनकम जब यहाँ है, कंजप्शन यहाँ है। देखिए पहले इनकम कम था, कंजप्शन ज़्यादा था, फिर इनकम कंजप्शन बराबर हो गया, फिर इनकम ज़्यादा हो गया, कंजप्शन कम हो गया, और जो बचा वो सेविंग होते चला गया, ठीक है। जो हम लोग को उपभोग करने के बाद जो बच रहा है, यहाँ बच रहा है तो ये सेविंग हो गया, यहाँ नहीं बच रहा है, जीरो सेविंग है। और यहाँ क्या है कि हम लोग जो पहले का सेविंग है या उधार लेकर के हम लोग इस खर्च को पूरा कर रहे हैं, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, माइनस एस और प्लस एस का दे करके ग्राफ बता चुके हैं। आप लोग एक बार पिछला वीडियो भी देखते रहिएगा। और यहाँ क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, देखिए जब हम सी प्लस एस किए तो फिर वही आ गया, ये देख लीजिए जो इनकम है वही मेरा एग्रीगेट सप्लाई आ गया। जो अभी हम आपको पहले समझा रहे थे कि नेशनल इनकम हो या एग्रीगेट सप्लाई हो या जो कुल वस्तु और सेवा जो एक वर्ष में उत्पादित हो रहा है, सभी उत्पादकों के द्वारा जो उत्पादित हो करके सप्लाई हो रहा है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो हो, या तो वस्तु या सेवा हो, या उसका मौद्रिक मूल्य हो, या नेशनल इनकम हो, या एग्रीगेट सप्लाई हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिलेटेड टर्म्स है, इसको ही हम लोग कहते हैं। देखिए एग्रीगेट सप्लाई, तो यहाँ आपको चार्ट से साफ क्लियर लग रहा है कि इनकम इक्वल्स टू एएस, ठीक है। यहाँ देखिए इनकम, नेशनल इनकम, एस, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी कह सकते हैं या राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये 45 डिग्री आएगा। क्यों, जब आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई ले रहे हैं जो C प्लस एस है, और यहाँ हम लोग इनकम ले रहे हैं, ठीक है। Y एक्सिस है, X एक्सिस है। यहाँ इनकम लिए हैं, यहाँ क्या लिए हैं, एग्रीगेट सप्लाई लिए हैं, और ये क्या है हमारा, यहाँ लिख लीजिएगा खुद से, यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, और इसी तरह यहाँ भी होगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, ठीक है। देखिए ये 45 डिग्री, सॉरी थोड़ा सा डाउन, ठीक है। I इक्वल्स टू C प्लस एस, यही एस है या ये नेशनल इनकम है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एग्रीगेट सप्लाई विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल और एग्रीगेट सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, ठीक है। क्या बताएं कि एग्रीगेट सप्लाई में और एम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट। रिसोर्सेज में बेसिकली क्या, लेबर का, ठीक है। किसका एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें क्या बेसिकली क्या,
लेबर का, ठीक है। और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि अदर फैक्टर यहाँ एज्यूम्ड रहता है। देखिए एज्यूम्ड रहता है, क्या एज्यूम करते हैं हम लोग कि अदर फैक्टर्स which affected the AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ क्या एज्यूम कर लिया कि बाकी अदर फैक्टर्स जो एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है जिसमें बेसिकली लेबर, वो पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे समझेंगे, एग्रीगेट सप्लाई विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल और एग्रीगेट सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट। और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि बाकी अदर फैक्टर्स जो एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करती है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब सेकंड है एग्रीगेट सप्लाई विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल। इसमें दो व्यू है, एक क्लासिकल व्यू है और एक केन्स का व्यू है, ठीक है। तो यहाँ क्लासिकल व्यू पहले बता रहे हैं, देखिए क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, यानी कि जितना भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, सब एम्प्लॉयड है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, देखिए तो ये देखिए मेरा OL, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का OL जो है ये एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है OL। और यहाँ पर ये S क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये देखिए प्राइस है। तो यहाँ प्राइस में चेंज होने पर एग्रीगेट सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जितना भी रिसोर्सेज है मेरा वो फुली यूटिलाइज्ड है, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा माना जाता है। क्लासिकल व्यू में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, इस स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्राइस में परिवर्तन होने पर, प्राइस में चेंजेस होने पर एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। फिर से समझ लीजिए क्या बोले, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, यानी कि जितना भी रिसोर्सेज है मेरा वो फुली एम्प्लॉयड है और फुली यूटिलाइज्ड है। इस स्थिति में प्राइस लेवल में चेंजेस होने पर एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मेरा तो पूरी तरह से कहाँ से उत्पादन बढ़ाएंगे जब मेरा सारा रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, कोई बेरोजगारी नहीं है सारा, तो हम उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, चाहे प्राइस कितना भी ऊपर नीचे चेंजेस होते रहे। अब इसका दूसरा है केन्स का व्यू, ठीक है। देखिए दूसरा बता रहे हैं, ये विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल का ही केन्स का व्यू है। केन्स क्या बताए थे, केन्स के अनुसार देखिए के अनुसार ये क्या बोले थे कि जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में हर वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट का ही स्थिति हो, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट का भी स्थिति रहता है। खासकर जब 1930 का डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उस समय देखा गया कि सारा रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं रहता, कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड भी रहता है, उसको हम लोग पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते। मंदी के समय में ये चीज़ देखा गया, तब वो क्या बताया हम लोगों को, देखिए
यहाँ हम लोग एम्प्लॉयमेंट लिए थे, आउटपुट लिए थे, और यहाँ था प्राइस लेवल, ये ऐसे, ठीक है। देखिए ओपी, केन्स क्या बताए थे कि अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की भी स्थिति होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो, लेकिन क्या होता है कि उनके अनुसार बताए थे कि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि मांग बढ़ने पे सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज है उसको और अच्छे से यूज़ करेंगे, जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है उसको हम लोग अपने काम में लगाएंगे और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक लेवल तक प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है उस समय क्या होता है कि हम लोग अगर मांग पूर्ति बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मेरा तो सारा रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो चुका है, सबको हम लोग काम पे लगा चुके हैं, सबका एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, सिर्फ प्राइस लेवल ही बढ़ता है, सिर्फ प्राइस ही बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। यानी कि जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहती है तब तक क्या होता है, मांग बढ़ने पर हम लोग सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त हो जाती है, इसके बाद अगर हम लोग मांग बढ़ाते भी हैं तो आउटपुट नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या बढ़ता है, सिर्फ प्राइस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सिर्फ प्राइस बढ़ता है। जैसे ऑयल, जब हम लोग को ऑयल जो हम लोग का प्रोडक्शन लेवल है उसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ क्या बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था में सिर्फ प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑयल आउटपुट तक प्राइस फिक्स रहता है, लेकिन इसके बाद अगर सप्लाई को बढ़ाया जाए तो सप्लाई नहीं बढ़ता है, बल्कि मांग बढ़ने पर क्या होता है, प्राइस में परिवर्तन आता है, आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, और इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अब फिर बताएंगे कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और भी बहुत सारा चीज़ है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है, तो उस सबको बारी बारी से बताते जाएंगे, इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।